Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane. स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज इसको देखने के बाद आप मोशन इन अ प्लेन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को इजीली डील कर पाओगे। तो स्टूडेंट पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट and resolution of a vector in three rectangular components, and fourth direction cosine of a vector, application of resolution of vector। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आप डे टू डे लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हो। तो मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आप अंत तक देखेंगे कि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका होगा और आप इजिली डायरेक्शन आप कोसाइन फाइंड कर पाओगे, रेजोल्यूशन आप वेक्टर फाइंड कर पाओगे, इन 2D में फाइंड कर पाओगे, इन 3D में फाइंड कर पाओगे। तो स्टूडेंट करते हैं वीडियो की शुरुआत। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका क्या मीनिंग होता है। पहले मैं बता दूं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर, the process of splitting of single vector into two or more rectangular components। ये वर्ड मैं यूज करूंगा नेक्स्ट टर्म में जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, लेकिन ऐसा बुक्स में लिखा होता है, स्टार्टिंग में लिख दिया गया टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैं उसको अलग से यूज करने वाला हूं, मैंने टर्म बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां क्या देखने वाला हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सॉरी, मैंने फिर वर्ड यूज कर लिया कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं यूज करना है। क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन विच टुगेदर प्रोसेस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस बाई अ सिंगल वेक्टर। तो देखो आप कैसे, आप समझ लो आपके पास वेक्टर ये हो गया बी और ये वेक्टर हो गया ए। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों वेक्टर्स का जब सम करते हो आप तो आपको ऐसा मिलता है। आपको कैसा मिलने वाला है? आपको सम करने पर ऐसा मिलेगा, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी को प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी? ये इस शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से इसको शिफ्ट करोगे और यहां ऐड करोगे एट द सेम एंगल। तो यहां पर क्या आया? ये वेक्टर बी मिल गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट क्या देख रहे हो? इन दोनों वेक्टर्स का जो इफेक्ट होगा स्टूडेंट वो मिलने वाला है आपको ये, मतलब ये रिजल्टेंट होता है फर्स्ट वेक्टर का टेल देखोगे, फाइनल वेक्टर का ये मींस लास्ट वेक्टर का हेड देखोगे और दोनों को ज्वाइन करोगे, यही होगा आपके पास क्या, ये आने वाला है रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट जो आया है ये क्या कर सकते हो आप, इसको ये समझो कि इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो ये है, मतलब इन दोनों का वही इफेक्ट है, सेम इफेक्ट वेक्टर आर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर आर को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में तो उसका इफेक्ट वही होगा, जब ए और बी को ऐड करोगे तो उसका इफेक्ट वही होगा। मींस आर जब सिंगल वेक्टर होता है तो उसका इफेक्ट वही है, जब दो वेक्टर ए और बी को रिजॉल्व करके ऐड करते हो तो उसका इफेक्ट वही होता है। मैंने लिखा यही है, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर मीन्स आर, सिंगल वेक्टर का मतलब आर हो गया, इंटू टू आर मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, तो डिफरेंट डायरेक्शन हो गई, विच टुगेदर प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट। मतलब जब इसको हम दो में ब्रेक कर देते हैं तब इसका इफेक्ट देखते हैं, और जब इन दोनों को मिला देते हैं वेक्टर आर बना देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब बेटा ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो रूल था इसको हमने ऐड किया बाय ट्रायंगल रूल। ओके, तो हम बात करेंगे अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब हम इसकी बात करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं क्या होता है। तो पहले मैं फिगर देख लेता हूं। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। ओके, मैंने यहां पर क्या ले लिया? ओ।
और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ओपी आपके पास क्या है, ओपी ये पी पॉइंट हो गया, ओपी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, हमने ऐसा मान लिया। तो हमने कंसिडरेशन में क्या लिया, हमने यहां पे कंसिडरेशन लिया ये लेट ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट द वेक्टर ए, ओके, विच मेक्स एंगल थीटा, कहां से, विथ एक्स एक्सिस, इतने आपने कहानी विथ एक्स एक्सिस इतना एज्यूम कर लिया, ये इसने थीटा एंगल बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on x axis and y axis. Draw perpendicular from point P on x axis and y axis. We get क्या मिलने वाला है, ये हमको मिल जाएगा ये, और यहां से ये मिल जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा ओ पी क्यू एंड पी एस, ये दो चीजें हमको मिल गई, हमको मिल गई वी गेट पी क्यू एंड पी एस, यहां से दो चीजें हमको मिल गई। अब मुझे क्या करना है, तो वेक्टर ए हो गया रिजॉल्व, तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट क्या हो गए, वेक्टर ए रिजॉल्व हो गया दो कंपोनेंट में। हम यूज करने वाले हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट ये मैंने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आपको सेकेंड वीडियो में बताया है, अगर आपको क्लियर है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले सेकेंड वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पर ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, डोंट वेरी, मैं आपको क्लियर करता हूं और इजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो आप जानते हो ये होता है फर्स्ट वेक्टर का। अगर मैं इसकी बात करूं इस ट्रायंगल में, तो यहां से क्या देखोगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, आप क्या देखोगे, ये जो होगा ये होगा रिजल्टेंट। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर में, तो वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, ओपी इज इक्वल टू आएगा ओ क्यू प्लस क्यू पी वेक्टर, ये आ गया। और जो क्यू पी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एस वेक्टर। तो मैं यहां लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ एस वेक्टर। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई। जब इतना क्लियर हो जाएगा तो स्टूडेंट आप लिखोगे लेट ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, ए एक्स एंड ए वाई वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, अगर इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाए क्या, एक कंपोनेंट हो जाए ए एक्स, दूसरा हो जाए क्या ए वाई, तो मैं लिख सकता हूं लेट ए एक्स एंड ए वाई बी द टू rectangular component of वेक्टर ए। तो मैं क्या लिखूंगा, ओपी इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ओ की जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आएगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो आप यहां से इतना लिख सकते हो। अच्छा, इसके लिए आपको लिखना चाहिए था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहां हम ऐसा लिख सकते थे, व्हेन अ वेक्टर resolved into its rectangular components and
द कंपोनेंट are act at right angle then such component are called rectangular component। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप इनको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? इनको आप बोलोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कॉल्ड रेक्टेंगुलर, यहां लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यहां इसकी डेफिनेशन को आप ले सकते थे कुछ ऐसा, और फिर ये आ गया तो आप यहां एज्यूम कर लोगे अब लेट आई कैप जे कैप आई कैप एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर along x एंड y एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे? अगर आई जे कैप के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाए तो यहां हो गया यूनिट वेक्टर आई कैप और यहां हो गया यूनिट वेक्टर जे कैप। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, सॉरी ये लिखा है आपके पास, वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू ए आई कैप एंड ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन हो गई जे। तो आप इसको यूज कर लोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगा? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आप इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे स्टूडेंट तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां से रिजल्ट ये मिल सकता है आपको, इसमें पुट करिए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये आपको रिजल्ट यहां से मिल गया। यहां से आप अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या मिलेगा? इसको हटा देता हूं। कंसीडरेशन की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या लिखोगे? ए लिखोगे या वेक्टर ए का मॉड लगाओगे तो यहां से आ जाएगा ये कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके काम का स्टूडेंट है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी कुछ भी हो इन 2D, तो आप ऐसा यूज करोगे। अगर ए में है तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, ठीक, ऐसा करते जाओगे। हो सकता है ये 2D में हो सकता है 2D का मतलब एक्स वाई में हो सकता है जेड में हो, तो आप इसको कर पाओगे। ओके, अगर ये एक्स वाई में है तो ए एक्स ए वाई आएगा। हो सकता है एक्स और जेड में होता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आता। हो सकता है ये वाई जेड में होता तो ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई आता और ए स्क्वायर जेड आ जाता। तो वाई जेड में किसी में भी हो सकता है। तो इस तरह से आप कर पाओगे। अब देखो आप, अब आपको चाहिए स्टूडेंट क्या? यहां से मुझे चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स ए वाई, ओके, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन। आपको इतनी चीजें चाहिए। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनके लिए वेक्टर ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा इन देयर कंपोनेंट्स, और यही चीज में सीखना है। इस टॉपिक में आपको यही सीखना है। तो हमने क्या लिया? इन ट्रेंगल हमने ले लिया ओ क्यू पी, इन ट्रेंगल ओ क्यू पी बात करोगे तो हमको ये चाहिए, हमको ये कंपोनेंट निकालना। तो क्या आने वाला स्टूडेंट? हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो यहां से यह आने वाला है ए एक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? ए एक्स का मैग्नीट्यूड होगा एक्स। देखिए ये वेक्टर होता है और इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया वेक्टर ए एक्स में। तो इसका जो कंपोनेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है? वो आ जाएगा ए एक्स।
तो कंपोनेंट हो गया। जब हम साइन या कॉस लेते हैं तो क्या लिखते हैं, हम कंपोनेंट लेते हैं। हमने कंपोनेंट ले लिया और यहाँ वेक्टर क्या आ जाएगा, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ से मिल जाएगा ax इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये चीज मिल जाएगी। दूसरा देखोगे इन ट्रेंगल आप बात करो, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होना है। ओके, अब मुझे इस ट्रेंगल में जरा देखिए और ए वाई की वैल्यू बताइए। तो ये आ जाएगा इन ट्रेंगल OSP देखोगे साइन थीटा की वैल्यू देखोगे, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस तो क्या आ जाएगा, आपने इसमें देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस लिया। इस वाले में देखोगे परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस तो क्या आने वाला है, ये आएगा ए वाई अपॉन ए, यहां से मिलेगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये वैल्यू आपको स्टूडेंट यहां से मिल जाती है। अब आप क्या करो, ए एक्स और ए वाई दोनों मिल गया तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। क्या करिए, स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इसका देखोगे, इनका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर, सॉरी ए कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा प्लस ए साइन थीटा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ये आपका रिजल्ट यहां से आ जाता है। अब आप जब देखिए, आपने कंपोनेंट निकाल दिए ए एक्स के भी, आपने निकाल दिए ए वाई के भी, आपको ये निकालना था, ये निकालना था और उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो आपने ये तीन चीजें कवर कर ली। अब आपको चाहिए डायरेक्शन के लिए क्या बोलोगे, इफ ए एक्स मेक्स एन एंगल थीटा, कहां से थीटा बना रहा है, किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, तो आप क्या करो, तो देखो यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, tan थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, यहां से आ जाएगा ये कंपोनेंट, क्योंकि ये आ चुका है इधर, ये आ चुका है इधर ए वाई वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ऐसा कर दोगे, और या इसी को ऐसे भी मिल सकता था आपको, क्या मिल सकता था स्टूडेंट, ये टर्म जो आपको मिला है यहां से tan थीटा इक्वल टू ए बाई एक्स, या ये लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ऐसा मिला। तो इस टर्म को आप यहां से भी अडॉप्ट कर सकते थे, आप डिवाइड कर देते ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो आ जाता ए वाई अपॉन ए एक्स, तो वहां से भी ये मिल जाता। तो आपको स्टूडेंट ये माइंड में रखना है, एक ये फॉर्मूला चाहिए था। तो आप यहां से क्या करोगे, आपको चाहिए इंटू डी, ये आप रिमाइंड करोगे माइंड में, आप याद रखोगे क्या, इंटू डी, ये आएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आता है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और दूसरा आता है tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। तो यहां से ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। तो ये आपके पास हो गया वेक्टर, आपको ए एक्स निकालने आ गया, आपको ए वाई निकालने आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने समझ में आ गया, और डायरेक्शन भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन, क्या बात करनी है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में होगा तो क्या होगा, मीन्स इसको आप कह सकते हो 3D। अब 3D में रेजोल्यूशन करने जा रहे हो, तो हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए हमारे पास है। अगर हमने आई जे के कैप, मुझे मालूम है कि आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, अलोंग द एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस आर द यूनिट वेक्टर्स। तो हम वेक्टर ए को ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ये आएगा, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से मिलने वाला है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो फिर आपसे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए वेक्टर निकालना आसान हो जाएगा।
मैं क्या करता हूं, यही चेंज कर देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर के लिए क्या होता है, आपको लेट करना पड़ता है, कोई वेक्टर ए हो गया। अच्छा, अब वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन स्टूडेंट होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन स्टूडेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन LMN ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होते हैं, LMN ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर हो जाएंगे आर द कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल that given vector makes with x y z axis। ये होता है। अब कैसे आएगा जरा देखिए, वेक्टर ए एज्यूम कर लिया आपने, उसका नेगेटिव निकाल लिया, तो अब जो कोसाइन ऑफ एंगल होगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर ए क्या आने वाला है, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा। ठीक है, एल का मतलब कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, और ये कॉस गामा होता है। अब जरा देखो बेटा, एल का कॉस अल्फा का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन, सॉरी ये होता है ए एक्स अपॉन वेक्टर ए, इसको ले सकते हो ए एक्स अपॉन ए ले सकते हो। यहां पे आएगा ए वाई अपॉन वेक्टर ए का मॉड आ जाएगा, यहां पे आएगा ए जेड अपॉन वेक्टर ए का मॉड आ जाएगा, तो यहां से इसको ले सकते हो ए वाई अपॉन ए, इसको ले सकते हो ए जेड अपॉन ए। तो ये हो गया याद करने का तरीका। अब यहां से एक रिलेशन और मिल सकता है इन तीनों में, अगर मैं क्या कर दूं, इनका स्क्वायर कर लूं, क्या कर लूं, स्क्वायर कर लूं। अगर इनको स्क्वायर करके मैं लिखूंगा तो आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आप ऐड करोगे तो ए स्क्वायर ये मिल जाएगा ऐसा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, और नीचे मिल जाएगा ए। तो आप देख रहे हो कि जो ये वैल्यू होती है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहां भी ए ही आएगा। ठीक है, आप देखोगे क्या, इन सब का स्क्वायर करोगे और नीचे भी स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देख रहे हो, सिंस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड की वैल्यू ऑलरेडी ए स्क्वायर है, तो यहां से कैंसिल होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपको ये भी अपने माइंड में स्टोर करके रखना है कि क्या वैल्यू होती है। तो याद करने के टर्म में आपको मिल गया, ये एक टर्म और मिल गया याद करने के लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए है। तो अब स्टूडेंट यहाँ आप 3 चीजें सीख चुके हैं। एक तो पहले आपने रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सीखी, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा इन 2D, फिर 3D में सीखा, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन सीखी। अब आपको समझाना है मुझे एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल क्लियर कर दूं जो इस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज करिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, वेक्टर ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j। ओके, मुझे फाइंड करना है वेक्टर मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो ये निकालना है। तो इसका क्या करोगे मैग्नीट्यूड, तो आप देखोगे सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो कंपेयर कर दोगे वेक्टर ए तो क्या हो जाएगा यहां से 2i प्लस 3j। तो आप देखोगे यहां से क्या मिलने वाला है, ए एक्स की वैल्यू हो गई 2, ए वाई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब यूज कर लो मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये आ गया। और यहां से रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 3, तो ये आया इतना, यहां सकते हो 4, यहां आएगा 9, तो ये आंसर हो गया बेटा 13 यूनिट। क्या आएगा, रूट में आएगा 13 यूनिट। इतना आंसर आपके पास
आ जाता है। तो ये सिंपल वे में था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बात कर लेता हूं इसी पे। सपोज करिए एक्स वाई प्लेन है आपके पास, और इस एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसमें मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो मैं क्वेश्चन बना देता हूं। 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट at an angle 60 degree with x axis. Find its component along x and y axis. आपको इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। along x axis क्या होगा, along y axis क्या होने वाला है। आप जब बात करोगे along x axis तो जरा देखो इसका कंपोनेंट क्या होगा। तो मैंने बोला था पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका पेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ये कंपोनेंट कितना होने वाला है, ये आपके पास दे दिया गया कितना, 10 न्यूटन। तो आपको यहाँ वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन, फोर्स है ये। अच्छा, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिएगा दो कंपोनेंट में। इसको रिजॉल्व करोगे, जिधर थीटा है उधर कॉस आता है, तो क्या करोगे, इधर देखोगे तो क्या आ जाने वाला है। ये माइंड में जरूर रखोगे आप कि अगर ये कहीं पर भी कोई फोर्स लगा है और ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये वेक्टर ए है तो जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा आता है। ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या है, जिधर थीटा नहीं है उधर आता है ए साइन थीटा। तो ये माइंड में आप रखोगे। इन दोनों चीजों को रखते हुए यहाँ देखो जरा सा, ये अगर एफ है तो इधर वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर वाला आएगा एफ साइन थीटा। बस ये यूज कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अलोंग, सॉल्यूशन आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू दे दी गई आपको 10 और थीटा की वैल्यू 60, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखोगे कॉस 60, तो 10 इंटू कॉस 60 1/2, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। सिमिलरली देखोगे अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करोगे तो बेटा क्या आएगा, यहाँ आएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब एफ की वैल्यू 10 और साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 मतलब √3/2। √3/2 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आएगा 5√3 न्यूटन। तो इस तरह से आप फोर्सेस को या किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यू कैन से एक्स एंड वाई एक्सिस अलोंग। तो आपने ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ लिया। अब मैं बात करता हूं आपसे 3D में, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं आपको वेक्टर ऐसा दे दूं बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j - 4k कैप। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एक चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये चीज आपको बेटा यहां पर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखो इसका। तो वेक्टर ए लिख लो। वेक्टर ए क्या गिवन है, ये है 2i + 3j + -4k, आपने लिख लिया। फिर इसको कंपेयर कर लीजिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू axi कैप + ayj कैप + azk कैप से कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ax की वैल्यू 2, ay की वैल्यू 3 और az की वैल्यू मिलने वाली है -4। जब बेटा ये मिल जाए तो आप क्या करोगे, आपको मालूम था कि इस 3D के लिए क्या यूज करने वाले हो, ये मैंने 2D के लिए बोला था फर्स्ट, और 3D के लिए क्या होने वाला था, इन 3D आप याद रखोगे कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a² x + a² y + a² z। ये आप याद रखोगे। तो यहां पर क्या करने वाले हो, मैग्नीट्यूड देखना है आपको। तो स्टूडेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी a = √a² x + a² y + a² z। तो यहां से स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करोगे प्लस -4 का स्क्वायर करोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, इतना तो कर ही सकते हैं आप, बहुत आसान है ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 16।
16 और 9 25 और 4 हो गया 29। तो यहां से आपका ये आंसर आ जाता है 29 न्यूटन। ओ सर 29 यूनिट्स, क्योंकि यहां पर कुछ गिवन नहीं है तो यूनिट हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात करो बेटा। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन देखोगे तो कॉस अल्फा आने वाला है, कॉस बीटा आने वाला है और कॉस गामा आने वाला है। तो इसके लिए मैंने बोला था ax अपॉन ए आएगा, ay अपॉन ए आएगा, az अपॉन ए आने वाला है। तो जरा ax का मतलब क्या होता है? ये i का कंपोनेंट होता है। i का कंपोनेंट क्या है? ax की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन कितना है? 29। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो गया। इसका कितना होगा? ay है 3, तो ये हो गया 29 और ये वाला हो जाएगा कितना? -4 अपॉन 29। इस तरह से आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देख रहे हो, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिए थे। वॉकिंग ऑफ मैन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एंड दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है इज इट इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन द पुश। मतलब पुश करना थोड़ा मुश्किल है बट पुल करना आसान है, वो आप समझोगे भी। तो मैं पहले देख लेता हूं, वॉकिंग ऑफ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने एक लेग्स का प्रॉपर डायग्राम बना दिया है। बहुत अच्छा तो नहीं है पर आप समझ सकते हो, आप मुझसे अच्छा बनाना। ओके, तो ये हो गया सरफेस। इस सरफेस पे स्टूडेंट क्या हो रहा है? ये रस सरफेस है, इस पे पैर ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई किया तो किस एंगल पे किया होगा? हमने कहा वो थीटा एंगल पे किया। ये थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ मोशन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया, ये F है तो इसका अपोजिट रिएक्शन क्या होगा? इधर आ जाएगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। तो मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब जरा देखो, आप इस फोर्स को रिजॉल्व करिए 2 कंपोनेंट में। जरा सा एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, ये आ जाएगा r cos थीटा। मैंने आपको बोला है जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है। ओके, तो ये कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? ये कंपोनेंट आपको स्टूडेंट मिलने वाला है r sin थीटा। अब जरा देखोगे, ये यहां पर वेट ऐड करेगा तो ये वेट हो जाएगा, वेट होता है इस पॉइंट पर बॉडी का जो वेट है W इक्वल टू mg। तो क्या कर रहे हो? यहां पे देख रहे हो जो कंपोनेंट r इक्वल टू r sin थीटा है, कंपोनेंट्स r sin थीटा क्या करता है? बैलेंस करता है। कंपोनेंट r थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। वाइल ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये कंपोनेंट आपको आगे चलने के लिए फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वाइल कंपोनेंट r cos थीटा क्या कर रहा है? कंपोनेंट जो r cos थीटा है वो आपको प्रोवाइड करता है बेटा टू मूव इन कंपोनेंट r cos थीटा while component r cos थीटा provide the force means component r cos theta मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कर सकते हो, ये जो कंपोनेंट था बैलेंस करता था वेट को और ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो ये कंपोनेंट होता है इट हेल्प्स टू मूव, कंपोनेंट r cos theta हेल्प्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से आप समझ रहे हो, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? एग्जाम्पल हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। स्टूडेंट अब हम समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन केस ऑफ पुल और पुश। तो मैंने देखो केस पुल का ही बना दिया और पुल का ही बना दिया, पुश का भी है और पुल का भी है। तो पुश का मतलब हो गया, पुल का मतलब हो गया खींचना। क्या हो गया? खींचना। इसको आप खींच रहे हो और इसको क्या कर रहे हो? इसको धक्का देना। तो आपको ये देखना है कि धक्का देना आसान है कि खींचना आसान है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे समझोगे आप खींचना ज्यादा आसान होता है कि धक्का देना आसान होता है। तो आप यहाँ इस फिगर से देखो, मैंने दोनों रोलर पर, ये क्या है? लॉन रोलर है, और दोनों लॉन रोलर पर मैंने क्या किया? इक्वल फोर्स अप्लाई किया, इक्वल फोर्स
अप्लाई किया, यहां मैं पुश कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। अच्छा, और सेम एंगल है यहाँ पे, एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा। अब जरा देखो इसके दो कंपोनेंट बनाओ, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना, एक, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब क्या करेगा, अब वेट जहां होता है, वेट तो हमेशा नीचे ही ऐड करता है, वेट कहां लगेगा, नीचे लगेगा, इसका भी वेट नीचे लगेगा। अच्छा, इसके जरा कंपोनेंट देखो जरा सा, इस फोर्स के इधर देखोगे तो ये थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा, और यहाँ जो कंपोनेंट आने वाले हैं वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ साइन थीटा। अब आप जरा देखो यहाँ पे नेट वेट कितना आएगा ऑन रोलर, नेट वेट ऑन रोलर कितना आने वाला है, ऑन रोलर, ऑन रोलर यहां से आपको मिलेगा कितना, ये mg तो लग ही रहा था, और इस mg में f साइन थीटा ऐड हो गया, आ गया, ये नेट वेट आ गया, f नेट, ये आ गया नेट वेट, f इसको बोल सकते हो w नेट, इतना हो गया w नेट। और वैसे ही इसमें जरा देखोगे तो ये कितना आ जाएगा नेट के लिए वैल्यू, यहां पर आ जाएगा f नेट, यहां पे नेट वेट ऑन रोलर, ये आप देखोगे W नेट कितना आने वाला है, यहां पे देखोगे ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। तो आपके पास दो इक्वेशन स्टूडेंट मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई फर्स्ट और एक मिल गई सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड से देखो किस पे ज्यादा वेट है, किस पर ज्यादा वेट फील हो रहा है आपको, तो यहां देखोगे यहां ज्यादा वेट फील हो रहा है, और यहां देखोगे यहां वेट कम फील हो रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्लियर दैट, क्या लग रहा है आपको कि जो फोर्स है, नेट फोर्स ग्रेटर देन है, नेट फोर्स, नेट वेट ग्रेटर देन नेट फोर्स become greater in case of push, then that of pull। तो आप समझ गए कि इजियर कहां होगा, अब आपको लग रहा हो कि इजियर ज्यादा होगा, पुल करने में ज्यादा इजियर होगा, hence we can say that, hence it is easier to pull a lawn roller than push it। ये हो गया स्टूडेंट, ये एक एप्लीकेशन भी हो गए, आपने देख लिया रेजोल्यूशन की मैंने डेफिनेशन अभी तक नहीं हटाई, आप फिर समझ सकते हो। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन विच टुगेदर प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज ए प्रोड्यूसेस बाय अ सिंगल वेक्टर एंड द पार्ट ऑफ द वेक्टर आर नोन एज कंपोनेंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद मैंने रेजोल्यूशन ऑफ 2D लिया, रेजोल्यूशन ऑफ 3D लिया। 2D के लिए मैंने यहाँ फॉर्मुला दोनों लिख दिए थे। 3D के लिए जब आपने यूज किया तो फॉर्मुला ये आया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना था। और उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की एंड देन एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। तो ये पूरा इस वीडियो में मैंने जो जो आपको पढ़ाया है, मैंने वो सारी चीजें आपको दोबारा से रिपीट कर दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।